आज ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का 12 कदमों का बिग बुक का बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं शराब से दूर रह पा रहा हूँ। और थैंक यू जो है ग्रुप का, क्योंकि पार्ट 1 हमने किया उस दिन बहुत सी चीज़ें रह गई और आज आपने मौका दिया कि मैं उनको कंप्लीट कर पाऊँ। तो दोस्तों, उस दिन हमने बात की कैसे अल्कोहलिज्म जो है बीमारी हमें डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करी। प्रूफ के साथ हर एक चीज पुख्ता तरीके से हमें मिली और आज तक वो बीमारी का प्रारूप हम एक दूसरे एक भाइयों को, मैं यहाँ आया तो मुझे आप लोगों से पता लगी, आज आने वाले भाई मेरे द्वारा आप लोगों के द्वारा वही बीमारी का प्रारूप सुन करके समझ पा रहे हैं कि अल्कोहलिज्म बदतमीजी नहीं बीमारी है। उसके बाद हमने ये देखा दोस्तों कि इस अल्कोहलिज्म के लिए कैसे ऑक्सफोर्ड ग्रुप, जो कि अल्कोहलिज्म के लिए नहीं खुला था, वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप का तरीका, जो उनके 6 कदम थे, कैसे आज हमारे 12 कदमों के रूप में, कैसे हमारी बिग बुक में 12 कदम जो लिखे हैं उनसे हम ठीक हो पा रहे हैं। आज आज बिग बुक के 164 पन्ने मेरे लिए एक जादू का काम करते हैं। वो 12 कदम आज जो मैं डेली अपने जीवन में प्रैक्टिस करता हूँ, तो वो मेरे लिए कोई चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि वो बदलाव। और तीसरी चीज क्या थी वो बदलाव, वो सॉल्यूशन। अल्कोहलिज्म का सॉल्यूशन क्या था दोस्तों? प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज। वो कहाँ से मिला जी? वो मिला स्विट्जरलैंड में बैठे हुए साइकेट्रिस्ट डॉक्टर कार्ल जंग से। और वो बदलाव कहाँ से आया? इन 12 कदमों से ही आया। ऑक्सफोर्ड ग्रुप के 6 कदम, जो बिल डब्ल्यू साहब ने अपने स्पिरिचुअल स्पॉन्सर सैमुअल शूमाकर, न्यूयॉर्क कैलवरी चर्च के सबसे बड़े फादर, सबसे बड़े प्रीस्ट, उनके साथ मिलके वो 6 कदम से 12 कदम में कन्वर्ट कर दिए। और आज वो मेरे लिए एक प्लेटर होता है ना दोस्तों, एक बहुत बढ़िया सजी हुई थाली जो शराबी के लिए ही बनी हुई, हर एक चीज चुन चुन करके डाली गई जिसमें शराबी अपना विरोध ना लेकर के आ पाए। और वो 12 कदम इस तरीके से ही बनाए गए कि शराबी को सूट किए जाए, और वो किए सूट। आज आप और मैं उसका सबूत हैं दोस्तों, और हम यहाँ पर बैठे हैं। तो 5-7 मिनट सिर्फ बिल डब्ल्यू की अर्ली लाइफ उस दिन रह गई थी, उसके बारे में हम लोग 5-7 मिनट बात करते हैं। बिल डब्ल्यू शुरू से ही, स्कूल से ही बहुत इंटेलिजेंट थे, पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट, ऑर्केस्ट्रा के हेड, बेसबॉल जो है, बेसबॉल के कैप्टन थे अपने स्कूल के। शुरू से ही इनको सबको दिखाने की, आगे बढ़ने की होड़ थी। और वो होड़ क्यों थी दोस्तों? क्योंकि 5-6 साल की उम्र में इनके माँ बाप अलग हो चुके थे। इनकी माँ जो थी वो डॉक्टर की पढ़ाई के लिए चली गई थी यूएसए, इनका घर छोड़ करके। इनके पिता जो अल्कोहलिक थे, स्टोन क्रशर थे, वो अपनी दिहाड़ी के लिए, अपने काम धंधे के लिए, और शराब घर पे नहीं पी पाते थे तरीके से, वो चले गए अपने काम पे और वहां अपना खा पी रहे हैं और काम जो कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। बच्चों की यहाँ पर दुर्गति हो चुकी थी। डोरथी और बिल डब्ल्यू दोनों को ही नाना नानी ने पाला था, और नाना नानी के साथ खुश तो थे लेकिन उतने खुश नहीं थे। शुरू से ही भावना इनकी माँ बाप के ना होने की वजह से डाउन रहती थी, और अटेंशन की, इम्पोर्टेंस की, प्यार की कमी हमेशा इनको महसूस रहती थी, जिस वजह से ये स्कूल में हर चीज प्रूव करते थे। बहुत इंटेलिजेंट थे दोस्तों। जो वायरलेस सेट आजकल पुलिस, हम देखते हैं जो बातें करते हैं एक दूसरे से, वो वायरलेस सेट ये बना चुके थे 8 या 9 साल की उम्र में। इन्होंने अपने नाना जी से जिद की कि मुझे बूमरैंग दिला दो। बूमरैंग होता है दोस्तों, वो आप हवा में उसको फेंकते हो, थोड़ा सा आगे जाता है वापस आता है। इतने इंटेलिजेंट थे इन्होंने, वो बूमरैंग नाना जी ने मना कर दिया कि नहीं दिलाऊंगा, और इन्होंने घर पे वो लकड़ी, आरी और रंदे वंदे सब लेके उसको बना डाला। बहुत इंटेलिजेंट पर्सन, धीरे धीरे बड़े हुए, और वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, उसमें इनको भी बुलाया गया। और आर्मी में, और वर्ल्ड वॉर 1 में आर्मी में वो कोई बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं लड़ पाए थे ये लोग, जहां पर इनकी पोस्टिंग थी बिल डब्ल्यू की, लेकिन इज्जत बहुत मिल गई थी।
और यूएसए में आज भी होता है, जहां आर्मी, जहां कुछ देखते हैं वहां पे बहुत इज्जत करते हैं दोस्तों। और वो इज्जत से ना इनके बहुत अंदर ईगो फूल गई थी, बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे अब ईगो इनकी। और धीरे 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 इन्होंने सोचा अब तो मैं लीडर बन सकता हूँ, क्योंकि आर्मी में मैं लीडर बन चुका हूँ, लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी है। इन्होंने इकोनॉमिक्स ज्वाइन की, पढ़ाई करनी शुरू करी इकोनॉमिक्स की। इन्होंने बिजनेस स्टडीज पढ़नी शुरू करी, इन्होंने लॉ पढ़नी शुरू करी। और ये एक कंपनी में इन्वेस्टिगेटर के रूप में लग गए। कंपनियों की जांच पड़ताल करनी पड़ती थी उस कंपनी के अंदर इनको। और ये बहुत कंपनियों को देखने लगे, धीरे धीरे कंपनियों को देखते देखते ये शेयर मार्केट में घुस गए। और शेयर मार्केट ने अब इनको दबोच लिया। अब ये शेयर मार्केट ने इनको दबोच लिया या इन्होंने शेयर मार्केट को दबोच लिया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बन चुके थे। धीरे धीरे ये हर कंपनी में जाते थे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स आज भी चलती है दोस्तों। स्टोन की फैक्ट्रीज, सीमेंट की फैक्ट्रीज, जो नई नई कंपनीज आती थी ये उसी को डेवलपमेंट करने, उसी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने निकल जाते थे कि यार इसकी देखेंगे कि कौन कंपनी आगे जाएगी, कौन कंपनी पीछे रहेगी। और आकर के ये अपने दोस्तों को बताते थे कि भैया इस कंपनी का शेयर ऊपर जाना ही जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। और धीरे धीरे इनको शेयर मार्केट में बहुत अच्छी इज्जत मिलने लगी, और बहुत ज्यादा ही इनको पूछ होने लगी, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत होने लगी। और अब इनको राजा जैसी फीलिंग आने लगी। अब पैसा भी बरसा, पावर भी बरसी। और इवन की शराब भी बहुत ज्यादा होने लगी। अब शराब सिर्फ शौक नहीं बची थी, जो कि कम पीते थे, हल्की पीते थे, अब वो डेली चाहिए, सुबह शाम दिन रात, चारों पहर में शराब चाहिए। और घर पे लड़ाइयाँ होने लगी। घर पे इनके एक दिन इन्होंने लुइस के सिलाई मशीन दे के मारी दोस्तों। इन्होंने खुद बताया है, शराबी शराब पी के निशाना ठीक नहीं मार पाता है। थैंक गॉड कि लुइस बच गई। लुइस के बहुत डिप्रेशन में दो तीन बारी मिसकैरेजेस भी हुए दोस्तों। और लुइस की एक बहुत अच्छी किताब थी, जो होली, हमारी इनकी बाइबल थी, इनके धर्म से जुड़ी थी। उसमें ये शराब पी पी करके आते थे, और उसमें कस्में लिख देते थे कि ये ले आज के बाद नहीं पीऊंगा शराब, नहीं करूंगा कुछ भी। वो बाइबल इन्होंने पूरी बेकार कर दी थी। और लुइस की बहुत सेक्रेड बाइबल थी। लुइस बहुत अच्छे परिवार से आती थी, वहां पर कभी भी कोई अल्कोहलिज्म कोई नहीं, बहुत सेक्रेड रिलीजियस परिवार था लुइस का। और उनके दादाजी ने उनको वो किताब दी थी, लेकिन इन्होंने पूरा बंटाधार कर दिया था, पूरी खराब कर दी थी वो, उसमें ना प्रोमिस लिख लिख के। धीरे धीरे दोस्तों ये लोग जो है अब शराब के साथ किसी तरह चल रहे हैं। अब गोल्फ खेलना शुरू किया, फिर ईगो बूस्ट कर लीजिए अपनी इन्होंने। और गोल्फ में जो वहां के सबसे अच्छे खिलाड़ी थे वॉल्टर हैगन, उसको भी मात दे दी। ये सब चीजें मेरे बताने का क्या मतलब है कि कैसे एक शराबी की लाइफ में ना ईगो बहुत ज्यादा बूस्ट होती है। और कैसे उसी ईगो के चलते शराब कब बढ़ती जाती है, और कब मैं सच्चाई में झूठ में अंतर करना खत्म कर देता हूँ। मुझे खुद नहीं पता लगता कि मैं जो है, जो मुझे नॉर्मल लग रहा है मेरा जीवन, वो नॉर्मल नहीं है। और यही सब बिल डब्ल्यू के साथ हुआ। अनकॉमन सेंस को भी वो कॉमन सेंस समझ रहे थे। वो नॉर्मल जिंदगी जिसको समझ रहे थे, एक्चुअली वो जिंदगी नॉर्मल नहीं थी। लेकिन पैसा बरस रहा था, पावर बरस रही थी, तो पता कुछ नहीं चल रहा था। धीरे धीरे दोस्तों एक मौका ऐसा आया 1929 में कि पैसा खत्म हो गया। और उनका नहीं, सभी का पैसा खत्म हो गया था अमेरिका में। यूएसए में बहुत बड़ा शेयर मार्केट में डिप्रेशन आया था, जिसमें डॉक्टर सिल्कवर्थ का पैसा डूबा था, हमने बात की थी। और अब इनका पैसा, जो बिल डब्ल्यू का डूबा, तो पैसा खत्म, इनके बंगले वंगले सब खत्म हो गए। शेयर मार्केट गिर चुकी थी, धड़ाम से गिर चुकी थी। और 1929, 30, 31, 32 कोई खास काम धंधा नहीं था इनके पास। छोटी मोटी ये जो शेयर मार्केट में लोगों को डील कराते थे, एक्चुअली ये शेयर मार्केट में स्पेकुलेटर थे। ये लोगों को बताते थे कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कहाँ नहीं। उसमें से लोग इनको कमीशन के तौर पर, ब्रोकरेज के तौर पर दे देते थे पैसा, और इनकी अच्छी कमाई हो जाती थी। लेकिन अब जब शेयर मार्केट गिर चुकी थी, उसमें इनका कुछ खास बन नहीं पा रहा था। बंगले गाड़ी सब चले गए। अब ये अपने दोस्त के यहाँ रहने गए, वहां भी इन्होंने कोई झगड़ा कर लिया, दोस्त ने भी वापस भगा दिया अपने घर से।
अब लुइस के माता पिता के यहाँ, मतलब कि बिल डब्ल्यू अपने ससुराल में रह रहे थे। माता जी जो लुइस की थी, उनको कैंसर था, वो मर गई। पिताजी की तबीयत वैसे ही खराब कि दामाद पी रहा है और कोई काम धंधा नहीं कर रहा है। बेटी जो है डिपार्टमेंटल स्टोर, लुइस जो है हमारी, वो डिपार्टमेंटल स्टोर में काम कर रही हैं। मैकीज करके एक बड़ी चेन होती थी वहां पर, उनमें डिपार्टमेंटल स्टोर में एक में काम करती थी। सिर्फ $19 मिलते थे उनको और 1% कमीशन मिलती थी। और यहाँ बिल डब्ल्यू साहब की इतनी अच्छी जॉब लगवाई गई, पिताजी ने, लुइस के पिताजी ने एक बहुत अच्छी जॉब लगवाई। $100 महीने की जॉब थी और इन्होंने टैक्सी वाले से लड़ाई कर ली और वो जॉब छूट गई। और वहां लुइस बेचारी खर्चे उठा रही हैं, ये यहाँ पर शेयर मार्केट से जो छोटी मोटी डील हो रही है, जो छोटी मोटी कमीशन हो रही है, उससे ये अपना दारू पी रहे हैं बार में मजे से। इनको कोई सुध नहीं है। ये 1931 32 और दोस्तों 1933 मैंने आपसे बात की थी, जो इनके बिल डब्ल्यू के जीजा जी ने और बिल डब्ल्यू की माँ ने देखा कि भैया ये तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और इनको चार्ल्स टाउन हॉस्पिटल, जहां पर डॉक्टर विलियम डी सिल्क तैयार थे इनको बीमारी का सही प्रारूप देने को। और कैसे हमने बात की थी फिर दोस्तों, कि कैसे नॉलेज की वजह से हंस रहे थे, नॉलेज में ये ईगो में आ गए थे कि अब तो मैं शराब को हाथ लगाऊंगा नहीं, मुझे सब कुछ पता लग गया है। लेकिन वो दिन फिर आया, इन्होंने फिर पी। अब जो एडमिट हुए, अब डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बोल दिया कि भैया मैं इलाज अब आगे नहीं कर पाऊंगा, आप दूसरी बार आ रहे हो, ये सब थेरेपीज नहीं काम कर पाती हैं। और अब डर के मारे इन्होंने शराब से दूर रहे। लेकिन डर भी काफी दिनों तक नहीं चल पाया दोस्तों। फिर से 11 नवंबर 1934 की वो दिन आया, जिस दिन आर्मिस्टिस डे दोस्तों, उस दिन वर्ल्ड वॉर 2 जो है दोस्तों, वो खत्म हुआ था। उसकी पीस, उसकी ट्रीटी साइन की गई थी कि अब वॉर आगे कोई भी नहीं लड़ेगा। वो ट्रीटी जो साइन की गई थी उस दिन यूएसए में सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर से परेशान हो चुके थे। और ये उस दिन गोल्फ खेलने गए, वहां इनको एक आर्मी मैन मिला, उससे ये बातचीत करने लगे। और फिर इन्होंने शराब, वहां पर कैसे उस आर्मी मैन के साथ एक बार में गए, और बार में इन्होंने, वेटर ने जो है क्या स्कीम उस बार ने निकाली कि फ्री बियर ऑन द हाउस बिकॉज ऑफ आर्मिस्टिस डे सेलिब्रेशंस, एवरीबडी ड्रिंक, सबको दी कि शराब पीने को फ्री में। और इन्होंने वो बियर पकड़ ली, पता नहीं क्या इनको लगा कि एक नई बियर आई है, जर्सी लाइटनिंग कोई आई थी, और वो इन्होंने देखा कि ये तो बियर आज तक नहीं पी, इन्होंने वो खींच ली वो बियर और पी गए फटाफट। और फिर से इनका दौर शराब पीने का शुरू हुआ दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर एबी थैचर जिसकी हमने बात की थी, कि रोलैंड हैजर्ड ने कैसे उनको कोर्ट रूम में से बचाया था सजा मिलने से। छोटी सी कहानी एक एबी थैचर की और करते हैं, कि एबी थैचर कोर्ट में पहुंचा कैसे। अब एबी थैचर जो कि बिल डब्ल्यू का लंगोटिया यार था, उनको भी शराब से समस्या थी। और इन दोनों ने साथ में बचपन से ही, शुरुआत से ही इन्होंने जवानी में बहुत ज्यादा पी, बहुत अच्छी पी। एयरपोर्ट पे एरोप्लेन भी इन्होंने प्राइवेट अपना बुक किया और उसमें भी पी इन्होंने। और जो है ये एबी थैचर, उसके बाद शराब पी पी के कुछ ऐसा हाल हो गया था कि इसके घर परिवार में सब लोग शर्म करने लगे थे। और एबी थैचर का बहुत बड़ा परिवार था, बहुत रईस घराने से, और इनके घर में जो भी थे सेनेटर, मतलब वहां के एक दो मंत्री भी इन्हीं के घर से थे। यूएस में सेनेटर कहा जाता है दोस्तों। तो अब इलेक्शन आ रहे थे और एबी थैचर के परिवार ने एबी थैचर को बोला कि भैया आप जो है हमारे फार्म हाउस में रहो, फार्म हाउस में ही आप पियो, जो भी आपको करना है आप करो, लेकिन वहां से बाहर मत निकलना, क्योंकि अगर आप यहाँ शहर में हमारे साथ रहे तो फिर आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगे और हमारे इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस में हमें नुकसान हो सकता है, हम हार सकते हैं आपकी वजह से। अब फार्म हाउस में एबी थैचर साहब पी रहे हैं और अपने घर में पेंटिंग कर रहे हैं, पेंटिंग का उनको शौक है। अब फार्म हाउस बड़े बड़े होते हैं दोस्तों, वहां कबूतरों का आना एक नॉर्मल चीज होती है, और कबूतर आकर के बीट कर जाते थे। और दो चार बार ऐसा हुआ कि उनकी पेंटिंग्स पर ही कबूतर बीट कर गए। और एबी थैचर ने पी रखी होती थी फुल, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने निकाली अपनी बंदूक और
ढूंढने लगे कि ये कबूतर हैं कहाँ, इन कबूतरों को मारूंगा। अब शराबी का निशाना इतना सटीक तो लग नहीं सकता कि वो छोटे से कबूतर पे लग गया, और कबूतर ने तो भाग जाना है जैसे ही उसने कुछ देखना है, हलचल सुननी है तो। वो गोलियां मारते थे कबूतरों को, लेकिन लग जाती थी बगल वाले फार्म हाउस के जानवरों को। उनके बैल घोड़े बेचारे सुअर सब मर रहे थे इनकी वजह से। 3 बारी से फार्म हाउस वाला कंप्लेंट कर रहा था, और कोर्ट रूम में जज जो है $5-5 इनको जुर्माना लगाता था और छोड़ देता था। लेकिन वो चौथी बार थी दोस्तों जहां पर रोलैंड हैजर्ड मिला, और अब की कोर्ट में जज कह रहा था कि अब फाइन नहीं लगाऊंगा, अब की मैं आपको जेल में बंद करूंगा ही करूंगा। रोलैंड हैजर्ड ने फिर भी रिक्वेस्ट करके जमानत दे करके किस तरीके से वहां बचाया, हमने बात की थी। और ये कड़ी, कड़ियों से कड़ी कैसे जुड़ी दोस्तों, कैसे रोलैंड हैजर्ड स्विट्जरलैंड गए, हमने बात की, वहां से उनको सोल्यूशन मिला। ऑक्सफोर्ड ग्रुप के बारे में पता लगा कि न्यूयॉर्क में भी ऑक्सफोर्ड ग्रुप है। और कैसे अब रोलैंड हैजर्ड एबी थैचर को मिले, और वही एबी थैचर को रोलैंड हैजर्ड ने जब ऑक्सफोर्ड ग्रुप में लेकर के आए, 6 कदमों से रूबरू कराया, और अब एबी थैचर भी शराब से दूर हो चुके थे, और वो किसी ना किसी और को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनके 6 कदमों में था कि मुझे आगे ये देना है, हेल्पिंग अदर्स में मुझे जाना है। और वो आगे कैसे बिल डब्ल्यू को मिले, और अब यहाँ बिल डब्ल्यू के पास दोस्तों एबी थैचर की वजह से ऑक्सफोर्ड ग्रुप आ गया। और सॉल्यूशन कहां से आया, एबी थैचर को रोलैंड हैजर्ड से मिला, और ऑक्सफोर्ड ग्रुप के 6 कदम भी रोलैंड हैजर्ड की वजह से मिले। और यहाँ पर बिल डब्ल्यू के पास बीमारी का प्रारूप कहाँ से मिला दोस्तों, डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ से, टाउन्स हॉस्पिटल में। अब ये तीनों चीजें इकट्ठी हो चुकी थी। एक शराबी के पास प्रॉब्लम भी थी, सॉल्यूशन भी था, और सॉल्यूशन का तरीका भी था, जिसको उसने लगाया। उसको मौका मिला, मेफ्लावर होटल एक्रोन में एक बिजनेस करने गया था, वो बिजनेस फेल हुआ। कैसे वहां पर होटल के पैसे नहीं, कैसे उसने फोन उठाया, हमने बात की थी। फोन उठा करके वहां की हेनरीटा साइबरलिंग्स ने उसको कैसे, जो है ये 12 मई 1935 का दिन था, मीटिंग करा दी डॉक्टर बॉब के साथ। वो डॉक्टर बॉब जो 12 मई, 11 मई की बात थी दोस्तों, हेनरीटा साइबरलिंक्स ने कॉल किया एनी को, डॉक्टर बॉब की वाइफ को। और उनको क्या बोला कि जी यहाँ पर मेरे पास एक बिल डब्ल्यू करके एक इंसान है जो यूएस न्यूयॉर्क से आए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि उनके पास शराब से रिलेटेड कुछ है ऐसा, जो अगर वो डॉक्टर बॉब सुन लेंगे तो उनकी हेल्प होगी। और एनी ने क्या बोला, एनी ने बोला कि भैया आज तो ये मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये जो है एक पौधा लेके आए हैं, गमला लेके आए हैं, और गमला लाते लाते पी के इतनी आए हैं कि गमला तो इन्होंने टेबल पे रख दिया और खुद ये टेबल के नीचे लेटे पड़े हैं। तो अभी तो कुछ हो नहीं सकता है, मैं देखती हूँ ये सो जाने दो इनको, आज रात को कल सुबह मिलते हैं। अगले दिन सुबह जो मीटिंग हुई हेनेरिट साइबरलिंक्स पैलेस में, हेनेटा साइबरलिंक का जो बंगला था साइबरलिंक्स पैलेस, वहां पर जो मीटिंग हुई, बिल डब्ल्यू साहब आज बोलते हैं कि जब मैंने पहली बार डॉक्टर बॉब को देखा तो मुझे ऐसा लगा था कि कभी मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये पत्ते की तरह जो कांप रहा है ना आदमी, ये कभी फाउंडर भी बनेगा क्या अल्कोहलिक्स अनोनिमस इतनी बड़ी संस्था का। और दोस्तों ये सच बात है, हम लोग में से कोई गॉन केस नहीं है, आप लोगों में से मेरे में से कोई गॉन केस नहीं है दोस्तों। आप में से ही कोई ना कोई चेयर कर रहा है इस ग्रुप की, आप में से ही कोई इंटर ग्रुप में जाएगा, मेरे में से, आप में से, सब लोगों में से ही सर्विस होनी है। तो हम लोग एक दूसरे के बारे में ये नहीं सोच सकते कि क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों। वहां जब उन लोगों ने ये सब इतना कुछ कर डाला, तो आप और मैं भी सब कुछ कर सकते हैं, और आपको और मेरे को ही इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, ये सब करने के लिए कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में करना ही है। अब दोस्तों ये जो है हमने बात की थी कि कैसे डॉक्टर बॉब को लगा, और उन्होंने बोला कि मैं पहली बार ऐसे बंदे से मिला जो जानता है वो क्या बोल रहा है। और वो धीरे धीरे शराब से दूर होने लगे, और ये मई और जून में बिल डब्ल्यू पूरा पूरा ट्राई कर रहे थे। और एक और बात दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू है ऑक्सफोर्ड ग्रुप का कि वो एक्रोन में 1.5 साल पहले से एक्रोन में था। अगर ऑक्सफोर्ड ग्रुप एक्रोन में नहीं होता तो हेनरीटा साइबरलिंग्स एनी से नहीं मिलती ऑक्सफोर्ड ग्रुप के अंदर। एनी कौन थी, डॉक्टर बॉब की वाइफ। और उनसे नहीं मिलती तो उनको नहीं पता होता कि डॉक्टर बॉब पीते हैं इतनी।
कि जब बिल डब्ल्यू हेनरीटा साइबरलिंक को फोन करे तब तक ऑक्सफोर्ड ग्रुप भी था एक्रॉन में। उनको मालूम भी था कि डॉक्टर बॉब एक शराबी हैं जो पीते हैं, और एनी उनकी फ्रेंड थी, जिस वजह से ये सब हुआ। और धीरे धीरे अब क्या होने लगा, धीरे धीरे अब ऑक्सफोर्ड ग्रुप दोनों डॉक्टर बॉब और बिल जा रहे हैं एक्रॉन वाले में ही। और अब ये ट्राई कर रहे हैं 6 कदम डॉक्टर बॉब पे, लेकिन डॉक्टर बॉब जो है अमेंड्स नहीं कर रहे। और अमेंड्स नहीं कर रहे, एक कन्वेंशन में गए अपनी 3 दिन के लिए, 6 या 7 जून को वो कन्वेंशन थी दोस्तों। अंटार्कटिका में कन्वेंशन थी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की, वहां पर इन्होंने फिर से पी ली। और वहां पर ये जो पी करके किसी तरह ये बिल डब्ल्यू एनी ये सब इनको वापस लेके आए वहां से। 10 जून का वो दिन आया दोस्तों, इनको बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन करना था। एक जो है बियर बिल डब्ल्यू ने दी, क्योंकि इनके हाथ बहुत कांप रहे थे, स्कैल्पेल पकड़ नहीं पाते। इन्होंने वो बियर पी, और बियर पी करके इन्होंने वो ऑपरेट किया। इन्होंने फोन किया घर पे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। तकरीबन 1-2 बजे का समय था, और इन्होंने बोला कि भाई मैं थोड़ा लेट आऊंगा। और बिल डब्ल्यू और एनी अब परेशान हैं कि कहीं दोबारा पीने चले गए हों, क्या करने चले गए। रात के 12-1 बजे वो वापस आए, और उन्होंने बोला बिल, मैंने अपना जो अमेंड्स का पार्ट है प्रोग्राम का, वो भी कंप्लीट कर लिया है। वो दिन था दोस्तों। अगले दिन से ये लोग, अब 10 जून के बाद से, अब हम अपने चीजों में आगे बढ़ते हैं। अगले दिन से अब ये दोनों जुड़ गए दोस्तों, ये दोनों लग गए अच्छे से कि कैसे हम इस संस्था को आगे बढ़ाएं। और उस संस्था के लिए इन्होंने क्या किया दोस्तों, अगले ही दिन से जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर बॉब काम करते थे, वहां की नर्स थी मिसेस हॉल, ये वहां पर फोन किया इन्होंने। इन्होंने बोला कि हमारे पास कुछ ऐसा है जिससे हम शराबी की मदद कर सकते हैं, शराबी को शराब से दूर रहने में हेल्प कर सकते हैं, क्या आप किसी को जानते हो। मिसेस हॉल जो डॉक्टर बॉब की ही नर्स थी, उन्होंने बोला हाँ जी, मैं एक को तो बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो डॉक्टर बॉब ने बोला मिलाओ मिलाओ फटाफट मिलाओ। कहते हैं उनसे तो मैं बात ही कर रही हूँ। आपको सबसे ज्यादा शराब की समस्या है डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले अपने पे लागू करो, आप दूसरों पे लागू कर रहे हो। तो ये बड़ा डॉक्टर बॉब को बड़ा झटका लगा। उनको लगता था कि भाई किसी को नहीं पता, और नर्स को तो बिल्कुल नहीं पता कि मैं इतना शराब पीता हूँ, ऐसा कुछ है। और नर्स ने साफ साफ पहले बोला कि डॉक्टर साहब पहले आप अपने ऊपर तो ट्राई करो। खैर बहरहाल मिसेस हॉल ने अगले दिन फिर एक शराबी के बारे में बताया। और तकरीबन 12-13 जून थी शायद, जिस दिन ये जो है हमारा तीसरा शराबी भाई, आप लोग पोस्टर में एक फोटो में पिक्चर में देखते होंगे, अ, एक इंसान है जो कि बेड पे बैठा हुआ है बनियान में, और दो इंसान कुर्सी पर बैठे हुए हैं जिनकी बैक हमें दिखती है उस फोटो में। वो है दोस्तों हमारा वो तीसरा भाई जो बेड पे है, वो है बिल डॉर्सन। और उसको इन्होंने मैसेज दिया। एडवोकेट था वो, लॉयर था वो। और दोस्तों इसी बीच में, अगर ये तीसरा भाई बिल डॉर्सन है, तो इसके बीच में एक इंसान की मैं बात और कहूंगा। 12 मई जब से डॉक्टर बॉब के साथ मीटिंग हुई थी, तो उसके साथ जब 10 जून के बीच में उन्होंने डॉक्टर बॉब ने 1-2 बारी पी जो, उसके बीच में एक्रोन में ही एडी आर नाम से एक मेंबर थे जो सोबर हो गए थे। लेकिन एडी आर ने बाद में पी ली थी, इसीलिए डॉक्टर बॉब बाद में हमारे सेकंड नंबर के मेंबर बन गए। अगर एडी आर ने मई में एंड में नहीं पी होती, तो आज डॉक्टर बॉब तीसरे नंबर पर नाम आता। और बिल डी के बाद दोस्तों फिर चौथे मेंबर थे वहीं के अर्नी जी थे। और अब धीरे धीरे हुआ क्या दोस्तों, कि एक क्लैरेंस विलियम्स और टी हेनरी विलियम्स, ये एक अंकल आंटी थे, और ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाते थे ये लोग। ये बिल डब्ल्यू को देख करके, डॉक्टर बॉब को देख के इतने इम्प्रेस हुए कि इन्होंने जो है ऑक्सफोर्ड ग्रुप में, अब शराबियों को दिक्कत आने लगी थी, क्योंकि वहां पर मैंने आपको बताया था कि वहां शराब का मुद्दा नहीं था, वहां मुद्दे अलग थे। कोई भी मुद्दे थे लेकिन शराब का अकेला मुद्दा नहीं था। अब यहाँ पर इन लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी, इनको समस्याएं आती थी। तो क्लैरेंस विलियम्स और टी हेनरी विलियम्स दोनों जो थे अंकल आंटी, इन्होंने अपना घर खोल दिया। इन्होंने बोला भैया जिसको शराब की समस्या, शराब की दिक्कत है, वो यहाँ मीटिंग कर लो। और इन्होंने पूरा घर खोल दिया दोस्तों एक्रोन में। बहुत बहुत शुक्रिया है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी अल्कोहलिज्म की, कुछ नहीं था उनको। दोनों को, मियाँ बीवी को, आराम से रह रहे थे वो। उनको लगा अच्छा कि आपकी जो मुहिम है वो बहुत अच्छी है, और उन्होंने हेल्प करी। वहां पर होने से और 3-4 मेंबर और जुड़ गए।
अब दोस्तों 1937 आ गया, सॉरी, अब 1935, अगर जुलाई की बात करें हम, जुलाई में ये सब होने के बाद अगस्त 1935 में बिल डब्ल्यू वापस न्यूयॉर्क चले गए। और उन्होंने वहां देखा कि न्यूयॉर्क में इतने दिन से जब वो एक्रोन में थे तो दो तीन मेंबर्स शराब से दूर हो गए थे। अब वो दो तीन मेंबर्स इन आउट चल रहे थे, शराब से दूर हो गए थे, इसलिए उनका नाम हम नहीं लेंगे। लेकिन आगे हुआ क्या कि बिल दो लोगों से मिला, डॉक्टर सिल्कवर्थ के ही हॉस्पिटल की वजह से दो लोगों से मिला, जिनका जिक्र, दोस्तों डॉक्टर की राय में, अगर डॉक्टर की राय का आखिरी पेज आप देखेंगे तो डॉक्टर साहब ने दो लोगों का जिक्र किया है कि भाई मैं दो लोगों को ऐसे मिला जो पहले कुछ और थे और अब एल्कोहलिक्स एनोनिमस की वजह से कुछ और बन चुके थे। वो दोनों थे दोस्तों हैंक पार्कस और फिट्ज मायो। ये दोनों मेंबर, सबसे पहले तो मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत जरूरी हैं, इनका रोल बिग बुक छपने के लिए, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी था। और वहां ये बिल डब्ल्यू जो अगस्त 1935 में इनसे मिले, उसके बाद से ये भी शराब से दूर हो गए थे। और अब यहाँ पर बिल डब्ल्यू ने अपना पूरा घर खोल दिया, 182 क्लिंटन स्ट्रीट, ब्रुकलिन में। ग्रुप एक तरह से शुरू हो गया। पहला ग्रुप कहाँ शुरू हुआ दोस्तों? एक्रोन में, कहीं ना कहीं वो टी हेनरी विलियम्स और क्लैरेंस विलियम्स के घर पर। और डॉक्टर बॉब भी अपने घर पर कर लेते थे एंटरटेन कुछ ना कुछ। और ये यहाँ पर बिल डब्ल्यू आकर के इन्होंने न्यूयॉर्क में दूसरा ग्रुप खोल दिया। ये सब अभी अनऑफिशियल चल रहा है, अभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस को नाम भी नहीं मिला है दोस्तों। 19, अब धीरे धीरे करते करते दो चार मेंबर यहाँ सोबर हो गए, दो चार मेंबर एक्रोन में सोबर हो गए। अब दोस्तों 1937 में जब बिल डब्ल्यू वापस से डॉक्टर बॉब के एक्रोन में गए और वहां पर हैंक पाकर्स, फिट्ज मायो, और उस समय ना एक्रोन के पास एक शहर था क्लीवलैंड, क्लीवलैंड में भी कुछ लोग सोबर थे, वो भी एक्रोन में आते थे मीटिंग्स के लिए। अब वो सब लोग इकट्ठे हुए एक मीटिंग के लिए, इन्होंने तय करा कि मिलते हैं। और डॉक्टर बॉब की रसोई में ये सब लोग बैठे हैं। और तब हैंक पाकस्ट को बोला गया कि भैया काउंट करो कितने मेंबर्स हो चुके हैं सारे मिला के, न्यूयॉर्क के, क्लीवलैंड के और एक्रन के, आप सारे मिलाओ। तो इन्होंने जोड़ा, 40 मेंबर हो चुके थे दोस्तों। लेकिन एक थोड़ी सी बैड न्यूज भी थी कि एबी थैचर जिन्होंने बिल डब्ल्यू को मैसेज दिया, वो स्लिप कर चुके थे, वो रिलैप्स कर गए थे। तो खैर बहरहाल वो 40 मेंबर से इतनी खुशी इन लोगों को हुई और इन्होंने कहा कि अब तो 40 क्यों, एक मेंबर खड़ा होकर बोला कि 40 क्यों, 400 क्यों नहीं, 4,000 क्यों नहीं और 4 लाख क्यों नहीं। सब इंस्पायर्ड हो गए बहुत ज्यादा और सब मोटिवेट हुए। और इन्होंने कहा बहुत ज्यादा से ज्यादा अल्कोहलिक्स तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। पहला इलाज इन्होंने देखा कि इसके लिए भैया हॉस्पिटल खोल देते हैं। दूसरा इलाज इन्होंने देखा कि ऐसा करते हैं, कुछ लोगों को ट्रेन करते हैं, मिशनरीज, पेड वर्कर्स, उनको अपने मुहिम के बारे में, अपने अल्कोहलिक, जो ये हमारे ये अल्कोहलिज्म, इसका सोल्यूशन, इसका जो मेथड, ये सब के बारे में बताते हैं और वो अलग अलग शहर में भेजते हैं उनको। और वो वहां पर जा करके अलग अलग चीजें सबको एक्सप्लेन करेंगे और उससे वो शराब से दूर रह पाए। तीसरा दोस्तों, एक किताब लिखी जाए, एक किताब लिखी जाए जिसमें क्लियर कट मैसेज जाए, कोई भी डाइल्यूशन ना हो। अब डाइल्यूशन कैसे होता है दोस्तों? मैं आपसे कोई चीज बताता हूं, आपने उसका बात को सुना और आगे जो बताई आपने, क्या वो प्रॉपर पहुंचती है? नहीं, थोड़ी 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 वो डाइल्यूट होती रहती है मैसेज में। तो बुक लिखने से क्या होगा? वो लिखी हुई चीज को हम बदल नहीं सकते हैं, ना उसमें कुछ डाइल्यूशन कर सकते हैं। और बुक से फायदा सबसे बड़ा ये होगा कि हर एक को हम माउथ से पहुंच नहीं सकते हैं। हम टच, माउथ टू माउथ कितना पब्लिसाइज कर देंगे अपने आप को? किताब बहुत कुछ कर सकती है दोस्तों। अब ये सब चीजों को साथ लेकर के, इनको जरूरत थी पैसे की दोस्तों। अब पैसे के लिए अलग अलग जगह ये जाने लगे, बड़े बड़े लोगों से मिलने लगे, लेकिन कोई भी इनको पैसा देता नहीं था। वो कहता था कि भैया तुम शराबी, तुम तो झूठे हो, तुम आज पैसा ले जाओगे कल खुद फिर पी जाओगे। शराबी का कोई विश्वास करता है? कोई भी विश्वास नहीं करता दोस्तों। वो कहता है हम लूले लंगड़े आश्रमों में पैसे देंगे, शराबी को पैसे हम नहीं देंगे। लोग ऐसा बोलते थे। अब बिल बहुत निराश थे, परेशान थे। और बिल ने अपने जीजा जी को फोन लगाया, लियोनार्डो
डी स्ट्रॉन्ग को, इन्होंने जो है, इन्होंने बोला कि कोई नहीं बिल, मैं करता हूँ, तुम घबराओ मत। और इन्होंने अपने दोस्त को इन्होंने फोन किया, और उस दोस्त ने एक मीटिंग अरेंज कराई। किससे? बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े दानवीर, और आज की डेट का जो अंबानी है, उस समय जॉन डी रॉकफेलर थे दोस्तों। वो जॉन डी रॉकफेलर बहुत बड़े बिजनेसमैन, अनगिनत धंधे, अनगिनत पैसा, और बहुत बड़े दानवीर भी थे ये मना नहीं करते थे, बहुत चीजें अच्छे से सुनते थे। इन्होंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में सुना, समझा, और इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, धीरे धीरे इन्होंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस के ये जो सॉरी, अभी तक कोई अल्कोहलिक्स अनोनिमस का नाम नहीं आया था दोस्तों। अभी तक फेलोशिप का वो हमारी नाम नहीं मिला था। और यहाँ जो मीटिंग हुई, उसमें जॉन डी रॉकफेलर तो नहीं बैठे थे, लेकिन वो 5 या 7 पॉइंट्स छोड़ करके गए थे अपने असिस्टेंट को और अपने बेटे को, निकलसन रॉकफेलर को। यहाँ छोड़ के गए थे मीटिंग में कि भाई आप लोग मीटिंग अटेंड करो, और मेरे ये 5 7 पॉइंट्स जो मुझे समझ आए हैं, बिल डब्ल्यू ने जो मुझे लेटर लिख के भेजा था, तो अब ये मेरा जवाब है, आप वहां पढ़ देना। स्कॉट जो इनके असिस्टेंट थे, उन्होंने वहां वो सारी चीजें पढ़ी मीटिंग में। डॉक्टर सिल्कवर्थ भी थे उस मीटिंग में, बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स, बहुत सारे साइकेट्रिस्ट भी थे उस मीटिंग में। और जो पॉइंट्स जॉन डी रॉकफेलर लिख के गए थे, वो स्कॉट ने क्या पढ़े दोस्तों, कि तुम तो क्रिश्चियनिटी से जुड़े लग रहे हो, और ऑक्सफोर्ड ग्रुप से क्रिश्चियनिटी ही होती थी, तो वो कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी बोलती थी उनकी सारी फेलोशिप में। तो ये जो तुम क्रिश्चियनिटी से जुड़े हो, उससे प्रॉब्लम हो सकती है सबको, क्योंकि हर कोई क्रिश्चियनिटी नहीं मानता है। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि प्रॉफिट शेयरिंग, तुम अगर हॉस्पिटल खोल भी लोगे, तुम कह रहे हो कि प्रॉफिट के बिना हम हॉस्पिटल चलाएंगे, और प्रॉफिट के बिना कोई हॉस्पिटल चल नहीं पाता। और अगर प्रॉफिट हुआ तो तुम बांटोगे कहाँ? फिर तुम्हारे झगड़े होंगे प्रॉफिट को लेकर के। तीसरा उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारी संस्था, जो भी तुम ये मुहिम छेड़ रहे हो, इसमें पैसा जो है तुम्हें खराब कर देगा, मनी विल स्पॉइल योर फेलोशिप। और चौथा उन्होंने बोला कि जो तुम मिशनरीज बोल रहे हो, मिशनरीज जाएंगे, क्या वो इमोशनल टच दे पाएंगे जो तुम देते हो अल्कोहलिक को? तुम तो कह रहे हो कि अल्कोहलिक टॉकिंग टू अनदर अल्कोहलिक। तो कैसे एक जो पेड वर्कर जाएगा, किसी को बोलेगा कि जी ये बीमारी है, ये ऐसे है, ये वैसे है, कैसे वो शराब से दूर हो जाएगा? यहाँ तो तुम बता रहे हो कि चमत्कार तो तब होता है जब अल्कोहलिक एक दूसरे अल्कोहलिक से बात करता है। ये सारी चीजें दोस्तों अगर देखी जाए, आप अगर ध्यान से देखो, तो आज सारी चीजें हमारे ट्रेडिशंस में हैं। ये जॉन डी रॉकफेलर ही थे जिन्होंने कहा था कि मास्क पहनोगे तुम लोग। ये जॉन डी रॉकफेलर ही थे कि प्रेस मीडिया नहीं आएगी। और ये सारी मीटिंग जो हुई, उस दिन मीटिंग में एक फायदा हुआ कि बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब को 30-30 डॉलर हर हफ्ते निकालने की अनुमति मिली। उन्होंने $5,000 की एक चैरिटी बना दी, और $5,000 इकट्ठे नहीं निकाल सकते, हफ्ते 10 दिन में 30-30 डॉलर करके निकाल सकते हैं। और वो लेने की इजाजत थी, और इनको बोला गया कि हॉस्पिटल और मिशनरीज का जो है, आप ये मुद्दा साइड कर दो, और अब आप कहाँ चले जाओ, आप एक बुक लिखने की तरफ जाओ, आपको परमिशन मेरी तरफ से तो है। और यहाँ दोस्तों अप्रैल 1938 का समय आ गया, जहां पर बिग बुक लिखनी शुरू हो गई। बिल डब्ल्यू ने बिग बुक लिखी। कौन सी? 2 चैप्टर्स जो थे वो सबसे पहले इन्होंने लिखे अप्रैल और मई में, तकरीबन इन्होंने बिल की कहानी और इसका समाधान है, ये 2 चैप्टर्स लिख दिए इन्होंने। और इन्होंने दिखाए रिलीजियस मेडिकल लोगों को, वो दिखाया। और वो दिखाने से सबने बहुत तारीफ करी। दिसंबर 1938 तक आते आते इन्होंने स्टेप्स लिखे। उस दिन इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। लुइस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वो हॉस्पिटल से आई आई थी। ये लेटे लेटे इन्होंने, जो हमारा गत्ता होता है दोस्तों, पेपर देने जाते थे ना, एग्जाम्स देने जाते थे, तो गत्ता लेके जाते थे, वो गत्ता इन्होंने घुटने पर रखा, और लेटे लेटे इन्होंने 12 के 12 कदम कब लिख डाले। बिल डब्ल्यू खुद बोलते हैं कि फ्लूइड मूवमेंट ऑफ पेन एंड पेपर। कब पेन और पेपर मेरा चल गया, कब लिखे गए, हालांकि तबीयत बहुत खराब, बीमार था, फिर भी कैसे हो गया, बुक कंप्लीट हो गई दोस्तों किसी तरह। और जनवरी फरवरी में अब ये नाम लिखना सोच रहे थे 1939 में। ड्राई ग्लास, 100 Men and Women, द वे आउट, बहुत सारे नाम निकले। बिल डब्ल्यूज मूवमेंट भी बिल डब्ल्यू ने सजेस्ट किया। और
इस तरह की धीरे धीरे हुए, और एक्रोन में बेचारे हैंक पार्कस को, इतना मेहनती आदमी, 3 4 दिन वो लगा रहा, उसको भेजा गया कि भैया यूएसए की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में जाओ और देखो कि हमारी कोई, जो वे आउट इन्होंने नाम फाइनल किया, कि भाई कोई नाम ऐसा तो नहीं है कि जो क्लैश कर रहा हो। अब इन्होंने वहां देखा तो वहां पर 25 किताबें द वे आउट थी, 10 किताबें द वे थी। और फिर द वे आउट कैंसिल कर दिया गया। एक मेंबर जो था, जो पी नाम था दोस्तों उसका, जो पी, हालांकि बेचारा वो बाद में रिलैप्स कर गया था, वो नहीं जो है चालू शराब से दूर रह पाया। उसने जो है खड़ा होके सजेस्ट किया कि बिल, एक बात सुन, कि हम अल्कोहलिक्स नहीं है क्या, और क्या हमें एनोनिमस नहीं रहना चाहिए? तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस से कोई नाम नहीं बना सकते हम? और उसने जो है एक नाम बहुत अच्छा निकला दोस्तों। वहां से बिल डब्ल्यू को आइडिया मिला था जो पी की वजह से, और ये नाम हमारा 10 अप्रैल 1939, सबसे पहला नाम अगर किसी को मिला था हमारी ए में, तो वो किताब को नाम मिला था। वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था को नाम नहीं मिला, वो नाम मिला था हमारी इस जादुई नीली किताब को। आप देखेंगे हम बिग बुक बोलते हैं इसको, लेकिन इसका जो फ्रंट पेज है वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस इसकी किताब का नाम है। उसके बाद जब क्लीवलैंड में क्लैरेंस स्नाइडर ने एक मीटिंग खोली, तब उस मीटिंग का नाम लिखा अल्कोहलिक्स एनोनिमस। वो पहली ऑफिशियल मीटिंग थी ग्रुप की जिसका नाम रखा गया था अल्कोहलिक्स एनोनिमस। अभी तक एक्रोन में ग्रुप खुला अनऑफिशियली, अभी तक बिल डब्ल्यू ने अपने घर में खोला अनऑफिशियली, क्लैरेंस विलियम्स और टी हेनरी विलियम्स ने जो दिया था वो भी अनऑफिशियल ग्रुप था। फेलोशिप का नाम बाद में रखा गया, किताब का नाम पहले रखा गया। दोस्तों मैं इस बात पर इसीलिए जो है दबाव डाल रहा हूं, क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस की रिकवरी कहाँ से मिली हमें, वो हर एक इंसान को इस बिग बुक से, इस 12 कदमों से मिली। फेलोशिप बहुत बाद में जाकर के बनी। आज हम फेलोशिप फेलोशिप करते तो हैं, लेकिन कई बारी उस फेलोशिप के बीच में हम अपने जड़ों को भूल जाते हैं। जड़ें हमारी है यही किताब जो 10 अप्रैल 1939 को बनी। और इसी किताब की वजह से दोस्तों मैं अभी आपको बताता हूं कि 1937 में जब वो लोग बैठे थे, तो हमने बात की अभी 40 लोग थे। किताब लिखते लिखते जब तक किताब पास हुई, 10 अप्रैल 1939 पब्लिश हो गई, तब तक ये 40 के 100 बन चुके थे दोस्तों। और नाम मिल चुका था हमारी फेलोशिप को, पहले बुक को, और अब हमारी फेलोशिप को भी बुक की वजह से नाम मिल चुका था। लेकिन ये 40 के 100 तो हुए। अब 100 के बाद देखना दोस्तों, इस किताब की वजह से कितनी ज्यादा हमारे को रिकग्निशन मिलेगी, कितनी ज्यादा हमारे को पहचान मिलेगी। कि उसी के 2 महीने के बाद तकरीबन सितंबर आ गया, और वहां पर एक लिबर्टी मैगजीन चलती थी, बहुत अच्छी लिबर्टी मैगजीन चलती थी। उसके एडिटर थे फल्टन आर्सेलर, और उसमें मॉरिस मार्टी जो कि जर्नलिस्ट थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, अल्कोहलिक और भगवान। अब सोचिए, कहाँ अल्कोहलिक और कहाँ भगवान। उसका आर्टिकल लोगों को इतना अट्रैक्ट करा, ये लोग 100 से 800 हो चुके थे एक आर्टिकल की वजह से दोस्तों। क्यों? किताब हर जगह पहुंच गई थी, और उस किताब की वजह से लोग आर्टिकल लिख रहे थे दोस्तों। अब 1940 की शुरुआत हुई। 8 फरवरी को 1940 में जॉन डी रॉकफेलर ने हमारा बहुत साथ दिया दोस्तों। मास्क लगवा करके हमारे को बोला गया कि आप आओ, एक डिनर में अरेंज कर रहा हूं। और बिल डब्ल्यू को उम्मीद थी कि आप जो है बिकवाएगा, ये हमारी जो है किताब बहुत अच्छे से बिकवाएगा, और हमें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे इसकी वजह से। लेकिन हुआ उससे उल्टा। जॉन डी रॉकफेलर ने अपने बहुत इंटरनेशनल लेवल के अलग अलग कंट्रीज से आए हुए बिजनेसमैन को बुलाया, डिनर भी कराया, और इन लोगों को बुलाया, मीडिया प्रेस को नहीं रखा इन्होंने, अंदर आने तक नहीं दिया। इन लोगों को, बिल्डब्ल्यू और इन सब लोगों को बोला कि आप लोग मास्क पहन के आओगे, क्योंकि आप लोगों को एनोनिमस रहना है, कोई भी एक दूसरे को शक्ल नहीं दिखाएगा यहाँ पर किसी को भी। और ये सब होते होते हुआ क्या,
कोई कोई मेंबर बहुत इंप्रेस हुआ, कोई कोई बिजनेसमैन जो है, बड़े बड़े दूर दूर से आए हुए बिजनेसमैन, उन्होंने कहा मैं $10,000 दूंगा, मैं $5,000 दूंगा। लेकिन जॉन डी रॉकफेलर ने क्या बोला, ए को गरीब रहना है, कोई भी मेंबर $1,000 से ऊपर नहीं कोई भी हमारा जो ये बिजनेसमैन है $1,000 से ऊपर नहीं देगा। बिल डब्ल्यू बहुत नाराज हुए। इन्होंने कहा हमारी बिग बुक्स तो खरीद लो। $3.5 पे इन्होंने बोला था बिग बुक खरीदने को। उन्होंने बोला $3.5 नहीं देंगे, $2.5 देंगे, 400 किताबें खरीदेंगे। $1,000 में 400 किताबें खरीदी। ये सारी चीजें आज हमारे ट्रेडिशंस में है दोस्तों। सेल्फ सपोर्टिंग रहना, एनोनिमस रहना, प्रेस मीडिया का ना होना, ये सारी चीजें जॉन डी रॉकफेलर से, जो बिल डब्ल्यू साहब चिढ़ते तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ज्यादा आज उनकी तारीफ भी करते हैं। उन्होंने कई जगह लिखा कि मैं उस समय बहुत चिढ़ता था, और इवन की इन्होंने बिल डब्ल्यू ने वहां से निकलते हुए पता है जॉन डी रॉकफेलर के असिस्टेंट को बोला था, यार तुम ना परेशान मत हुआ करो हमारे पीछे। मतलब ताने दिए थे उनको कि तुम खामी खामे हमारे लिए डिनर और ये सब करते हो, निकलता क्या है, हाथ में तो कुछ आता है नहीं हमारे, तुम देते लेते तो हो नहीं कुछ हमारे को, तुम मत परेशान हुआ करो, छोड़ दिया करो, हम अपने हाल में जैसे हैं रह लेंगे। बहुत ज्यादा बुरा लगता था उनको। लेकिन आज उनको बाद में जब उन्होंने देखा कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में झगड़े ही इन्हीं सब चीजों की वजह से थे, थैंक गॉड कि जॉन डी रॉकफेलर ने हमें तभी बता दिया, समझा दिया। और उस डिनर की वजह से हम एल्कोहलिक्स अनोनिमस को नेशनल से इंटरनेशनल प्रेजेंस मिल चुकी थी। क्योंकि जो बाहर देश के जितने भी बिजनेसमैन आए थे उन सबको बिग बुक दी गई। वो बिग बुक अलग अलग देशों में पहुंची और वहां से भी इंक्वायरी आने लगी। और इंक्वायरी के जवाब कौन दे रहा था जी? हैंग पाकस्ट की सेक्रेटरी थी जिसका नाम था रुथ हॉप। वो अब ए की सेक्रेटरी बन चुकी थी एक तरह से दोस्तों। और बिल डब्ल्यू की वाइफ, क्लैरेंस स्नाइडर की वाइफ, और डॉक्टर बॉब की वाइफ, ये सब बिचारियों की वाइफ्स जो हैं ये क्या काम कर रही हैं? ये सारे जो जो इंक्वायरीज आ रही हैं उन सब के लेटर टाइप करते के साथ ही उनका एक एक बिग बुक डालना और उनको पोस्ट करना। ये थैंक्स है इन सब का। अगर ये सब नहीं होते तो इतनी फेलोशिप नहीं बढ़ पाती कि 800 से 2,000 हो गई इन्हीं की वजह से, जॉन डी रॉकफेलर के डिनर के बाद। अब दोस्तों 1 मार्च 1941, जैक अलेक्जेंडर नाम का एक जर्नलिस्ट था, उसने अपनी सैटरडे इवनिंग पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल की वजह से 2,000 से 8,000, उसके बाद तो बम फटे दोस्तों। फिर तो इतने ज्यादा ग्रोथ हुई, इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई 1941 से लेके 1945 तक, इतनी ग्रोथ हुई। लेकिन अब ग्रोथ नहीं हो रही थी केवल, अब लड़ाई झगड़े भी शुरू हो रहे थे दोस्तों। अब ये हो रहा था कि कैसे इन शराबियों को एकजुट एक साथ रखा जाए और ये बिना लड़े झगड़े ग्रुप्स में मीटिंग्स भी कर लें और ग्रुप को सुचारू रूप से चलने भी दें। तब बिल डब्ल्यू को वही ख्याल आए और उसने ट्रेडिशंस की, कच्चे में ट्रेडिशंस की ड्राफ्टिंग करी उसने। 1945 में ड्राफ्टिंग हुई। जनवरी 1946 में हमारा एक मैगजीन आती है ग्रेप वाइन, आज भी आती है, वो उस टाइम से आ रही थी। उसमें इन्होंने ट्रेडिशंस के बारे में लिख डाला। 1947 में इन्होंने ट्रेडिशंस को, अर्ल टी एक मेंबर होते थे हमारे, उनके साथ मिलके इन्होंने ट्रेडिशंस को शॉर्ट फॉर्म कर दिया। और 1950 में एक कन्वेंशन हुई, सारे ट्रस्टीज बैठे और उसमें ट्रेडिशंस हमारे दोस्तों अप्रूव हो गए। और ट्रेडिशंस अप्रूव होते के साथ ही अब धीरे धीरे अल्कोहलिक्स अनोनिमस सुचारू रूप से चला। लेकिन अब कंसेप्ट्स की बात कहां से आई दोस्तों? 12 कदम जो थे मेरे को रिकवरी के लिए मिले। 12 ट्रेडिशंस मेरे को किसके लिए मिले दोस्तों? ग्रुप को रिकवर करने के लिए, ग्रुप को सही से चलाने के लिए। अब मैं सही चल रहा हूँ, ग्रुप सही चल रहा है, लेकिन क्या अल्कोहलिक्स अनोनिमस वर्ल्ड वाइड स्केल पे काम कर पाएगा? उस वर्ल्ड वाइड स्केल के लिए दोस्तों कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की गई 1951 में। कॉन्फ्रेंस को एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूज किया गया और वो सक्सेस हुई। धीरे धीरे 2-3 बारी कॉन्फ्रेंसेस और हुई और हमारे कॉन्सेप्ट्स आ गए। कॉन्सेप्ट्स क्या करते हैं दोस्तों? अल्कोहलिक्स अनोनिमस का काम वर्ल्ड वाइड कैसे सुचारू रूप से चले उसको बताते हैं। और 1961 में हमारे 12 कंसेप्ट आ गए और अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ट्राइंगल पूरा हुआ दोस्तों। ट्राइंगल के बेस में हमेशा 12 कदम रहेंगे, 12 कदमों से हमें बेस में रिकवरी मिलती है। जब मेरे बेस में रिकवरी आती है तो उस ट्राइंगल के दोनों जो स्लांट्स हैं, दोनों जो कोने हैं जो ट्राइंगल पूरा करते हैं, वो हैं, एक तरफ है 12 ट्रेडिशंस दोस्तों,
जिसकी वजह से ग्रुप्स यूनाइटेड रहते हैं। और एक तरफ है 12 कंसेप्ट, जिससे हमें सर्विस में कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे ग्रुप्स को आगे बढ़ाना है, कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक ही करनी है, वो हमें पता लगती है। ये ट्राइंगल हमारा पूरा मिला 1962 में, जब ये 12 कंसेप्ट अप्रूव हुए। और उसके बाद से हर जगह अल्कोहलिक्स अनोनिमस अलग अलग जगह पहुंच रही है इंडिया में। है कोई एक शहर, कोई प्रांत, छोटी छोटी जगह में हम कैसे पहुंच रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, आज आपको और मेरे को तय करना है दोस्तों। कि हम हर एक जगह, मैं जिम्मेवार हूं कि जहां कोई व्यक्ति पुकार करे मैं वहां पहुंचूं और अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ हमेशा वहां पहुंचूं। थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स।